जय गुरुदेव बच्चों। आज आप लोग कृतिका का पाठ 4 माटी वाली कहानी पढ़ेंगे। माटी वाली कहानी विद्यासागर नौटियाल जी ने लिखी है। विद्यासागर नौटियाल जी ने अपनी इस कहानी माटी वाली में विस्थापन की समस्या को प्रभावी ढंग से उठाया है। गरीब और श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहे हैं, लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील और मार्मिक चित्र खींचा है। लेखक अपने शहर में प्रायः माटी लेकर आने वाली एक विस्थापित बुढ़िया को याद करते हुए लिखते हैं कि शहर के सेमल का थप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। तप्पड़ मतलब मोहल्ले का नाम है। एक बुढ़िया रहती है जो तप्पड़ मोहल्ले में रहती है, सबसे आखिरी वाले मकान में रहती है। और वो काम क्या करती है? वो अपने सिर पर कनिस्टर में मिट्टी भरकर लाती है और शहर में लोगों को बेचती है। मिट्टी से भरा एक कंटर, कंटर माने होता है कनस्तर, जिसमें वो मिट्टी रखती थी। माटी वाली टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानती हो। घर के कुल निवासी बरसों से वहां आते रहते, आ रहे किराएदार उनके बच्चे तलक अर्थात बच्चे तक भी उस माटी वाली को पहचानते थे। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने से उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, अर्थात कि और दूसरा कोई नहीं था इस काम को करने वाला। उसके बगैर तो लगता टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौकी की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या, घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के बच्चों इस प्रकार से वह बुढ़िया ही अकेली थी जो शहरों में माटी पहुंचाती थी और उसके ना रहने पे उसका कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं था जो इस काम को करता। इसलिए सभी लोग उसको पहचानते थे। उसको पहचानने के साथ साथ यहाँ तक कि उसके कनस्तर तक को पहचानते थे। बड़े बूढ़े बच्चे सभी उसको पहचानते थे। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। माटा खान मतलब मिट्टी की खान शहर के अंदर कहीं नहीं थी। भागीरथी और भीलांगना दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उसे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। वहाँ दोनों नदियों के बीच में वो शहर था, इसलिए वहाँ की मिट्टी बहुत रेतीली थी और उससे लीपने का काम नहीं हो सकता था। लीपने का काम केवल चिकनी मिट्टी से होता है जो ये माटी वाली लाकर देती थी। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। शहर वाली सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले, डिल्ला कहते हैं जो कपड़े को मोड़कर बनाया जाता है, जिसको सिर पर रखकर उसके ऊपर वे कनिस्टर को रखती थी। लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी में ने भी कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ढक्कन के ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भगवान आए खाते वक्त।
भाग्यवान से मतलब है कि उसको कह रही है तुम बहुत भाग्यशाली हो जो चाय के समय पर आई हो। और फिर वो उसको लाकर चाय दो रोटियां लाकर देती है और उसे सौंप कर फिर रसोई में चली जाती है। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी दो रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेट कर गांठ बांध ली। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले, सद्दाबासी सा कुछ नहीं है, अभी इसी चाय के साथ निकल जा। साग मतलब कि वो सब्जी को कह रही थी कि कुछ बासी सब्जी वगैरह नहीं है, तो तुम इस चाय के साथ ही रोटी को खा लो। माटी वाले ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुलगने लगी, अर्थात चाय पीने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। अर्थात वे कहती है कि भूख अगर लगी हो तो साग की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना साग के ही रोटी अच्छी लगती है, क्योंकि जब भूख लगती है तो चाहे जैसा भी भोजन हो वह अच्छा ही लगता है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं? पूरे बाजार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते हैं गिलास? बुढ़िया ने पूछा मालकिन से कि तुमने अभी तक पीतल का गिलास संभाल कर रखा है, क्योंकि अब इन बर्तनों को किसी के घर में देखने को नहीं मिलता है। इनके खरीदार कई बार हमारे घर चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन महसूस कर दो दो पैसे जमा करते रहने के साथ खरीदी होगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें। अर्थात मालकिन बताती है कि जो पूर्वज उनके हैं कितनी मेहनत से पैसे इकट्ठे कर करके अपने मन को मार कर और इन चीज़ों को, इतने महंगे महंगे बर्तनों को उन्होंने इकट्ठा किया होगा, इसीलिए इन बर्तनों को वो बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि उन्हें अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान के भाव है, जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। अर्थात अब इन बर्तनों के, इन धातुओं के दाम बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। अर्थात बहुत ही कम पैसों में, हराम के भाव मतलब बहुत ही कम पैसों में ये लोग लेते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। कांसा कहते हैं जो एक, उसको फूल भी कहा जाता था, धातु होती है। पहले उसके बने हुए बर्तन घर में इस्तेमाल होते थे और बहुत ही कीमती माने जाते थे, महंगे होते थे। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोच कर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ये बुढ़िया बोल रही है, उसे चिंता है अपने लिए। वो कह रही है कि अपनी चीज़ों के प्रति बहुत बुरा मोह होता है और अब हम इस शहर को छोड़कर इस उम्र में कहाँ जाएंगे। ठकुराइन जी, जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर अपने सामने के घर में चली गई।
अर्थात वो सभी घरों में मिट्टी देती थी, इसलिए वहाँ से निकलकर वे सामने वाले घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां गईं। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध दिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर में उसका पति है जो बहुत बूढ़ा है और उसके लिए वे रोटी बांध कर ले जाती थी, जो उसे काम मिट्टी देने के बदले में हर घरों में 2 रोटियां मिल जाती थी, तो उसमें से वे एक रोटी रख लेती थी। उसके घर पहुंचते ही आशक्त बुढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता। अर्थात जब वो मिट्टी लेने के लिए चली जाती थी दिन भर के लिए, तो बुढ़ा घर में रहता था और भूखा रहता था। जब ये पहुंचती थी तो बुढ़ा इसको बहुत ही बेसब्री से इसका इंतज़ार करता था और इसके पहुंचते ही रसोई का इंतज़ार करने लगता था कि कुछ बनाएगी और खाना देगी। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। अब ये बुढ़िया जो है रास्ते में ये बात सोचती है कि आज मैं रोटियां ले जाकर बुढ़े को दूंगी तो वह खुश हो जाएगा। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। अर्थात जब वह रोटी देगी, सूखी रोटी देगी और कहेगी साग नहीं है, तो बुढ़ा कहेगा कि भूख मीठी की भोजन मीठा। अर्थात जब भूख लगी रहती है तो चाहे जैसा भोजन हो स्वादिष्ट ही लगता है। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं, कितना ही तेज चलो फिर वह घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। अर्थात उसका घर जो है शहर से दूर था और वह कितनी भी तेज चलती थी किंतु 1 घंटा तो उसको पहुंचने में लग ही जाता था। रोज़ सुबह निकल जाती वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, अर्थात वह दिन भर मिट्टी खोदने का काम करती और घर घर मिट्टी पहुंचाती, तो इससे उसे बहुत ही सुबह की निकली निकली रात हो जाता था। और उसके पास कोई खेत भी नहीं था, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। अर्थात वो ठाकुर का एक छोटा सा झोपड़ी थी जिसमें वह रहती थी। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती थी। अर्थात उस झोपड़ी के बदले में वह उस ठाकुर के घर में हर तरह का काम करती थी। बेगार करना मतलब उसके घर में काम करती थी वह। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। आज जो है वह रास्ते में सोचती है, जो उसका पति है इतना बूढ़ा हो जाता है कि एक गठरी की भांति हो जाता है, उसकी कमर एकदम झुक गई होती है और वह एक गठरी के रूप तरह लगता है। तो वह सोचती है कि आज अपने पति को वह सूखी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसे 1 पाव प्याज खरीद लिया। उसने क्या किया, जो उसको माटी बेचने के बदले में पैसे मिले उससे उसने 1 पाव प्याज खरीदा। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। वह सोचती है रास्ते में कि प्याज को जाकर कूटेगी और जल्दी से तल लेगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी, पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां। अर्थात वह सोचती है कि पहले वह रोटी नहीं दिखाएगी, नहीं तो बुढ़ा भूख से तड़पता रहता है और रोटी को खा लेगा, तो इसलिए पहले वह रोटियां नहीं दिखाएगी, पहले वह प्याज की सब्जी तैयार करेगी और उसके बाद रोटियों के साथ सब्जी को परोसेगी। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता, बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है, अर्थात वो चाय के साथ एक रोटी खा चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। रास्ते भर सोचती सोचती वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुढ़े को जब रोटी की ज़रूरत नहीं रह गई, माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। अर्थात जब बुढ़िया घर पहुंचती है तो रोज़ की तरह उसके पाँव की आहट सुनकर बुढ़ा जो है चौंका नहीं, वह एकदम शांत था। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। अर्थात रोज़ वह बिल्कुल
ललचाई हुई नज़रों से बुढ़िया की ओर देखने लगता था, लेकिन आज उसने ऐसा नहीं किया। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा, और ऐसा देखकर जब बुढ़ा बिल्कुल हिला डुला नहीं, उसकी ओर देखा भी नहीं, तो माटी वाली घबरा जाती है और उसे छू कर देखती है। वह अपनी माटी को छोड़ कर जा चुका था, अर्थात वह अपनी शरीर को छोड़कर उसकी आत्मा निकल चुकी थी। आत्मा के निकलने के बाद यह शरीर भी मिट्टी की भांति हो जाता है, इसीलिए वह कह रही है कि वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, अर्थात मिट्टी स्वरूप शरीर को छोड़कर आत्मा निकल चुकी थी, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई थी। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। अब क्या है कि टिहरी बांध जो है वह टूटने वाला है, और वहाँ के जो साहब हैं उससे पूछते हैं कि तुम रहती कहाँ हो, तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। उसके घर का प्रमाण पत्र मांगते हैं। मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। अब वह कहती है कि मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के हर घरों में माटी देते हुए बीत गई है। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी, अर्थात मिट्टी के खान से लाती हूँ। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब, अर्थात वह बताती है कि मैं वहाँ से मिट्टी खोद कर लाती हूँ, जिससे अपनी रोजी चलाते हैं, वह मेरी कोई जायदाद नहीं है। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। साहब बोलते हैं कि हमें कागज़ ज़मीन का चाहिए, तुम्हारी रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? अब जब बांध वहाँ उसकी झोपड़ी तोड़कर वहाँ पर बांध बनने जा रहा है, तब वह घबरा जाती है और पूछती है कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी, ये साहब बोलते हैं। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं, अर्थात शहर में बहुत उथल पुथल मची हुई है और सब शहर वाले घर को छोड़कर वहाँ से जा चुके हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं, अर्थात नदी के किनारे निचले हिस्से में जो शव जलाए जाते हैं वहाँ शमशान घाट होता है, उसको शमशान घाट कहते हैं। तो वहाँ पर पानी भर गया है और वो पूरा डूब चुका है। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात माटी वाली का झोपड़ी जो है उजड़ जाती है और वह परेशान हो जाती है और अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है और बड़े दुख के साथ बाहर बैठी हुई हर आने जाने वालों से एक ही बात कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात उसकी झोपड़ी तो उजड़ ही चुकी है। अब वह सोचती है कि हमारी झोपड़ी तो उजड़ ही चुकी है और ये शमशान घाट भी उजड़ जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे और फिर मृत्यु के पश्चात भी हमें ज़मीन नहीं मिलेगी। इसी बात को वह बड़े ही मार्मिकता के साथ कहती है। तो इस प्रकार से बच्चे, आज हम लोगों को इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह पता चलता है कि समाज में विस्थापन की समस्या किस तरह से है, पुनर्वास की समस्या है, आर्थिक तंगी की समस्या है, भावनात्मक रिश्तों की खोज की समस्या है, प्रशासनिक अव्यवस्था किस तरह से है और मजदूरी किस तरह से है, मजदूर कितने गरीब हैं, किस तरह से वे अपना जीवन चलाते हैं। और साथ ही साथ यह भी पता चलता है कि अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान के भाव भी लोगों में है, उनके द्वारा मेहनत से कमाई गई वस्तुओं का सम्मान भी करते हैं। इस कहानी के द्वारा हमें यह भी पता चलता है। तो ठीक है बच्चों, इस कहानी को आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए और अगर प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछिए। और यदि आपको यह चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।